ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन हो या फिर उससे रिलेटेड जो है कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो वो जनरल इंट्रोडक्शन था। बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये वाला फैन बंद कर देना, आवाज़ जा रही ना। तो बेसिक फंडामेंटल जो है हमें ये समझ में आया था कि बीमारियां जितना समाज में हो रही हैं, चाहे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, उसको बड़े क्षेत्र में या बड़े देश के हिसाब से आप सोचिए कि कर दो चालू दो। जैसे विकासशील देश है तो हमारे लिए प्रिवेंशन हमेशा अच्छा है, बेटर देन क्योर। तो क्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट सबको देना, तो लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास हम लोग की आबादी है। और ऐसे में हम लोग के यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इस तरह की चीज़ें, और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जितनी है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबिसिटी हो गया, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो भारत सरकार क्या है, कुछ प्रोग्राम चलाती है जो कि एक्चुअल में आपका टॉपिक वही है। इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं वो फाउंडेशन है। इन टॉपिक्स के बारे में जानना मतलब ये है कि उन प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, कब लॉन्च हुआ ये जानना है, उसका एब्रीविएशन कभी कोई पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, वो आपको जानना चाहिए। ईयर पता करना है किस ईयर में हुआ है, और कुछ मेजर इवेंट हैं तो वो हम लोग देखेंगे। और लगभग आज़ादी के बाद से ही स्टार्ट हुआ था ये पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे प्रोग्राम आए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम क्या हुआ, शुरुआत में बहुत सक्सेसफुल हुए और बाद में उसका सेटबैक हो गया ना, उल्टा इफेक्ट आया। यानी कि जो वेक्टर वगैरह थे उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो जो चिकित्सा पहले बहुत कारगर थी बाद में वो फेल हो गई। जब फेल हो गई तो भारत सरकार ने उसको क्या किया, फिर से रिवाइज किया। तो वो भी हमको पढ़ना है कि कब रिवाइज किया गया। तो उसका मेजर एग्जाम्पल आपका मलेरिया ही है, मच्छर सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर क्या है, पहले प्रोग्राम अलग अलग लॉन्च हुए, मलेरिया के लिए अलग, फाइलेरिया के लिए अलग। फिर बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं। अगर हम वेक्टर कंट्रोल पे जाएंगे तो भाई मान ली सब मच्छर ही हटा रहे हैं अगर हम, तो मलेरिया भी ठीक होगा, डेंगू भी ठीक होगा, दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। तो उस तरह का है। कुछ प्रोग्राम इसी बेसिस पे हैं जो न्यूट्रिशन या पोषण देने के ऊपर है। जैसे आयोडीन की डिफिशियंसी हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम है, फोलिक एसिड का, कैल्शियम का, आयरन का, तो इन सबको कवर करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम चलता है, मिड डे मील प्रोग्राम सुने हो? बच्चे वहाँ 1 से 5 तक जाते हैं, फिर वहाँ दोपहर में उनका खाना बनता है, मिड डे मील, यानी दोपहर वाला भोजन उनको स्कूल में मिलेगा। तो वो भी क्या है कि न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी है बच्चों में, उसको दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहला तो उनको पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे होते थे उसको रोका गया। जैसे बच्चे आए 1-2 में पढ़े फिर छोड़ दिया उन्होंने, ड्रॉप आउट बढ़ रहे थे तो उसको बचाने का एक तरीका होगा कि दोपहर का खाना आपको वहीं मिलेगा। तो जो बहुत पुअर फैमिली या गरीब फैमिली है वो बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन दे नहीं पा रहे थे, तो उसको देने का सब, जैसे आपने खाना दिया और खाना वहाँ तक नहीं पहुँचा, ऐसा होता है। बहुत सारे जो स्कीम चलती हैं, लोग अनाज उठाते हैं और खुद न यूज करके उसको बेच देते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। अब ये क्या होगा कि प्रिपेयर्ड फूड रहेगा तो बच्चे ही खाएंगे और वहीं पे इसके फुलनेस हो जाएगी, उसके आगे इसको जाना नहीं है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को हम देखेंगे आगे जो टॉपिक चलेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या स्थिति है इसमें। हाँ, Ever since India become free, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन पुटिंग इफोर्ट, यानी कि 1947 के बाद जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तो भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। ठीक, तो कब स्टार्ट हुआ था? सिंस 1947, अर्नेस्टली टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपुल बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक, लिविंग कंडीशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड बाय कंट्रोल और इरेडिकेशन। तो कुछ बीमारियां इरेडिकेट की जा चुकी हैं, जैसे पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। तो अभी आएगा तो हमको पोलियो के बारे में पढ़ना है, और कब इरेडिकेट हुआ वो ईयर याद करके रखना है। ठीक, अब डिजीज बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे, जैसे सारे प्रोग्राम, चूँकि हम लोग उस समय जस्ट आज़ाद हुए थे तो सारे के लिए फंडिंग हमारे पास नहीं थी इस तरह के प्रोग्राम के लिए। तो बहुत सारी जो NGO हैं, या जैसे कुछ नाम तुमने सुन रखे हैं, WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, एंड आल्सो फ्रॉम द फॉरेन एजेंसी लाइक सीडा है,
डेनिडा है, नॉर्ड है और यूसेड है। ये सब क्या है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो विकसित देशों को, मतलब विकसित देशों से फंड लेकर के विकासशील देशों को देती, ठीक। और जनरली वो सिचुएटेड भी वही हैं, कोई अमेरिका का है, कोई नॉर्वे का है, इस तरह की जो विकसित देश हैं वहाँ की एजेंसीज हैं। तो वो क्या करती हैं, जैसे भारत हो गया, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली जो पुअर हैं, उनके यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक। प्रोग्राम चलाते हैं, 10-10 साल का, 15-15 साल का प्रोग्राम चलता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेना। तो ये सीडा है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन एजेंसी है। डेनिडा जो है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी है। नोराड जो है नॉर्वे एजेंसी फॉर डेवलपमेंट है। यूसेड है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और WHO यूनिसेफ, ये आप जानते हैं, ठीक। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ भोर कमेटी। भोर कमेटी क्या था, एक कमेटी थी जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बनाई गई थी। तो उसका रिकमेंडेशन आया कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड एंड लॉन्च द स्पेसिफिक प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसको क्या बोला गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। राइट फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी जो पंचवर्षीय योजना होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही हम लोगों ने स्वास्थ्य पे काम करना शुरू किया था। कब लॉन्च हुआ था, ये ईयर याद करके रखना, क्या है, 1951। यानी कि 51 से लेकर के 55 तक जो पहली जो आपकी योजना चली थी, उसमें भी हम लोगों ने भोर कमेटी के रिकमेंडेशन से बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं उसमें हमने लागू की, ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना या स्वास्थ्य या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 1951। अब आप लोग के लेवल पे यही सब इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो 1951। तब से 5-5 साल पे हर बार ये आते जा रहा है। तो होता है कि एक प्रोग्राम 5 साल चलता है, उसकी समीक्षा की जाती है, जैसे गोल और ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, क्या अचीव हुआ वो देखा जाता है, उसके अनुसार से फिर से फंडिंग ऐड की जाती है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का काम है। हाँ, नहीं, अभी भी चल रहा है, वो चलते ही रहता है। हर 5 साल बाद क्या होता है, उसको फिर से इवेल्युएट किया जाता है। जैसे हमने मलेरिया प्रोग्राम चलाया, तो मलेरिया से कितने पेशेंट आए, कितने प्रिविलेंस कम हुआ कि बढ़ गया, इसमें जो हम लोगों ने जैसे मान लीजिए सर्विलेंस में डाला था, स्क्रीनिंग डाला था, या जो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं वो कारगर हैं या रेजिस्टेंस हो गई या अब काम नहीं कर रही हैं, ऐसी सभी सारी बीमारियों जैसे ट्यूबरकुलोसिस में, फाइलेरिया में, इंसेफेलाइटिस में, ये सारी चीज़ों हम क्या करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा करके उसमें और फंड डालते हैं, और पैसा डालेंगे, मैन पावर डालेंगे जैसी उसकी ज़रूरत होगी। अगर दवाइयाँ वो कारगर नहीं, वो काम नहीं कर रही, तो हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, उसको अलग दवाइयाँ उसमें ऐड करते हैं। अभी इसके बारे में तुम लोग मोटा मोटा सब जानते हो, सुन रखे हो, अभी उसकी चर्चा होगी, धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक। टाइप ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम किस तरह के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला देख लो, 100%, एक शब्द आएगा NHP, ये भी याद करके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक। आर द 3 काइंड, क्या है, 100% सेंट्रल। देखो हम लोग क्या एक संघीय व्यवस्था में है, एक स्टेट है और हम लोग को सुपरवाइज करने के लिए एक सेंट्रल एक गवर्नमेंट होती है, इतना तो समझ में आता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, मतलब स्पॉन्सर तो करेगी, लेकिन क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा कि वो कैसे उसको लागू करेगी, ठीक। जैसे दिल्ली सरकार कुछ बनाएगी तो यूपी सरकार से बात करेगी कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आपके यहाँ लॉन्च करना चाहते हैं, तो पैसा वो सारा सेंट्रल से आएगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्या करेगी, स्टेट करेगी। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें 50% जो है वो सेंट्रल देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट को उसमें देना पड़ेगा। कुछ क्या होते हैं, वर्टिकली प्रोग्राम होते हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, पूरे देश को कवर करेंगे, तो उसमें स्टेट का कोई वैल्यू नहीं। तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, बट इम्प्लीमेंटेशन इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। 50-50 सेंट्रली क्या होगा, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम क्या होंगे, द इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हाउएवर 50% ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी जो खर्च आ रहा है, incurred by the central government and remaining 50% by the state government। तो कॉमन सेंस है, वो 50-50। वर्टिकल प्रोग्राम क्या होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे इन दिस टाइप ऑफ बोथ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंक्वायरिंग एक्सपेंडिचर इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा क्या होगा, 100% सेंट्रल प्रोग्राम, सेंट्रल उसको देखेगी, ठीक। तो जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रल पे कोई प्रोग्राम बनता है, अगर वो स्टेट में आता है तब तो मान लो 50-50 या 100% वाला कॉन्सेप्ट रहता है,
लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे कोई प्रोग्राम आ रहा है वहाँ से अगर कोई फंडिंग आ रही है तो पूरे भारत को कवर करती है। फिर वो वहाँ ऐसी बात नहीं रहती है कि आप जो है स्टेट से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। भारत सरकार से आपने एक बार परमिशन ले लिए तो फिर वो लागू हो जाएगा पूरे देश में। तो एक तरीके क्या होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, आपको सुझाव दिए जाते हैं कि आपको इस तरह से हम ये प्रोग्राम करेंगे। ठीक, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे NRHM का प्रोग्राम तुमने सुन रखा होगा, नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, NUHM आता है, नेशनल अर्बन हेल्थ प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, कुछ वॉलंटियर ऐड करके चिकित्सा की जाती है। तो वो सारे क्या होते हैं, जनरली सेंट्रल से या फिर बाहर से फंडिंग हो रहती है उसकी। ठीक, आगे देखो, रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से जो प्रोग्राम चल रहे हैं कौन कौन से हैं देखो। जैसे कभी कभी यही पूछते हैं कि जैसे NAMP का क्या मतलब है। हाँ, तो ये क्या होता है, एब्रीवेशन से, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, एब्रीवेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लॉन्चिंग ईयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये नहीं कि 99 लिखा है तो ये इसके पीछे अभी पहला टॉपिक हम लोग को यही पढ़ना है, ये शुरुआती पहला प्रोग्राम है हम लोगों का। तो धीरे धीरे बहुत बार ये मॉडिफाइड हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम NAMP 1999 का है। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1955 का है, 1955। नेशनल काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, 1991 का। नेशनल जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, 2003-04 में लॉन्च हुआ था। ठीक, नेशनल डेंगू फीवर या DHF बोलते हैं, डेंगू हीमोरेजिक फीवर कंट्रोल प्रोग्राम 2003 और 4 में लॉन्च हुआ था। तो जनरली शुरुआत वाले क्या है, वेक्टर बॉर्न है, तो उस तरह से चलता है इनका प्रोग्राम। बाद में एक ही में मर्ज कर दिया गया है, उसको हम देखेंगे कौन कौन सा किस में मर्ज हुआ है। नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम 1983 का है। ठीक, 1983 का क्या है, नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल गुनिया वर्म प्रोग्राम इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है 1983 में, दोनों साथ में आया था। नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है 1995 से चल रहा है, इरेडिकेट हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट में अभी भी कॉमन में हमारे डोजिंग में है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला जो वैक्सीनेशन जिसका ओरल पोलियो और BCG का है, तो वो अभी भी दिया जाता है इरेडिकेट हो चुका है, केस अभी नहीं मिल रहा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है UYP है, इसी को एक्सपेंडेड करके एक और चलाया जाता है, वो हम देखेंगे इंडिया में क्या क्या ऐड किया गया, 1985 का है। फिर है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP जो है 1993 का है। नेशनल एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेस्टेशन कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक, निमोनिया वाला इसमें रहता है, 1990 का है। नेशनल डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1978 का है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये कई बार का पूछा हुआ है, NSCP जो है 1987 का है। अच्छा, पहला जो 5 शुरुआत में थे वेक्टर बॉर्न थे, NHV टुगेदर कॉल्ड नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कंट्रोल प्रोग्राम। दीज कम्स अंडर द नेशनल नोडल एजेंसी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम। ये सारा जो है अभी क्या है, किसके अंतर्गत है, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के अंतर्गत है। कौन से, ये पांचों। तो कहने का मतलब ये है कि ये लगभग क्या होता है, ये पांचों जो है वह सब वेक्टर बॉर्न है। तो वेक्टर बॉर्न में क्या है, वही मच्छर वगैरह हैं। तो जब वेक्टर बॉर्न है तो मच्छर सही पकड़ ले आएगा, या मच्छर अगर नहीं होगा तो मलेरिया भी नहीं होगा, आपका फाइलेरिया भी नहीं होगा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, कालाजार भी नहीं होगा। तो ये सारा क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में आते हैं। ये अभी क्या है, नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये पांचों को टेकल किया जाता है। ठीक, ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक तो विटामिन ए की खुराक वगैरह दी जाती है, और प्लस जो है कैटरेक्ट के ऑपरेशन जो किए जाते हैं वर्ल्ड वाइज, मतलब पूरा नेशनल वाइज जो होता है वह आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैंप लगा के कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। फिर क्या है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम अवेयरनेस वगैरह ये सारी की जाती हैं। फिर आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक। ये तीनों को मिला करके NPCDS 2008 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि कम्युनिकेबल पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया है, एजुकेशन और हाइजीन के द्वारा हम उस पर कंट्रोल पा लिए। लेकिन अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें क्या है कि डायबिटीज है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं और स्ट्रोक जो है, ये सारा क्या है अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल अब चेंज हो रही है। ठीक,
5th नंबर पे देखो नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की डिफिशियंसी, हम लोग आयोडीन वाला नमक खाते हैं ना, नेशनल आयोडीन, तो प्रोग्राम के तहत खाने वाली चीज़ों में आयोडीन को मिलाया गया। ठीक, खाने वाले में क्या है, नमक, रेगुलर यूज हो। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो होती हैं उससे, ऑक्यूपेशनल मतलब बहुत सारे जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, एबेस्टोसिस वगैरह होता है, उससे बचाने के लिए बहुत क्या है, प्रिवेंशन वगैरह बताया जाएगा। ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। डेफनेस मतलब जिसमें सुनाई देना कम पड़ जाए, तो इसके लिए क्या है, जैसे जो नॉइज पोल्यूशन है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो क्या है, डीजे वगैरह जो चलता है और बहुत ज़्यादा जैसे सुपरसोनिक आवाज़ें हैं, उनसे हमको कानों को बचा के रखें। इस तरह के प्रोग्राम है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। रिलेटेड टू न्यूट्रिशन वाले में क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसमें देख लो कौन कौन से प्रोग्राम है। नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970 में चालू हुआ था। ये क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी किस में होती है, ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो उसका रूल इसी तरह का है कि आपका अगर लगभग 5 साल के बच्चों को एवरी 6 महीने पे या 1 साल के अंदर 2 लाख यूनिट का डोज दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखेंगे 50,000 कब देना है, 1 लाख कब देना और 2 लाख कब देना। नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, इसमें फोलिक एसिड और आयरन दिया जाता है। ठीक, नेशनल स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, तो इसमें किसी खास एरिया में कोई खास चीज़ की कमी हो तो उसको, जैसे अभी क्या है, पीएम बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसको ध्यान में रखते हुए मिड डे मील प्रोग्राम को डिसाइड किया जाता है। ठीक, आंगनबाड़ी वगैरह में उस तरह के फूड प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को देने के लिए। नेशनल बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये भी उसी के अंतर्गत है, जो बच्चे रहते हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी उसको बोलते हैं। मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम 1962 में चालू हुआ था, एक स्टेट में चालू हुआ था, बाद में इसकी सफलता को देखते हुए क्या हुआ, पूरे देश में लागू कर दिया गया। इंटीग्रेटेड ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विस स्कीम है, 1975 में चालू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे आगे। अदर हेल्थ प्रोग्राम देख लो, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, RCH प्रोग्राम जो है, ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम है, 1954 में चालू हुआ था, कि हमको सभी को साफ पानी पीने का हक है, इसीलिए जगह जगह वाटर टैंक बनाए गए और जलकूप और नलकूप को कैसे होना चाहिए उस पर, उसके लिए लोगों को एजुकेट किया गया। फिर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एक व्यक्ति को रहने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी पूर्ति हो, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में आया था, ये लास्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे लगभग 20 चीज़ें हैं जो हमको अचीव करनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम के तहत। तो उन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना हुआ है, तो 20 आपको नहीं याद करना, आपको इतना याद रखना है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है 1975 में आया था, वो आपके लिए अभी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, बाकी मैं बता दूंगा क्या है उसमें। मिशन इंद्रधनुष आया था 2014 में, तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, एक तरीके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बच्चों के लिए है, तो उसमें बहुत सारी वैक्सीन ऐड की गई हैं, तो उसको हम लोग को देखना है। लगभग 10 से 12 प्रकार की जो कम्युनिकेबल डिजीज, डिप्थीरिया है और पोलियो है, उन सब से बचाने के लिए क्या होता है, बच्चों को ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत वैक्सीनेट किया जाता है। ठीक, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जनरली क्या होते हैं, जो क्वेश्चन जो गवर्नमेंट चल रही होती है उससे रिलेटेड जितने प्रोग्राम होते हैं, माना उसके कालखंड में जो चला होगा, वो अक्सर क्वेश्चन के रूप में आते हैं, क्योंकि पीछे वाला तो आउटडेटेड हो जाएगा। और नई गवर्नमेंट क्या स्कीम चला रही है, तो अभी क्या इंद्रधनुष प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ 2014 में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। अब देखो हम लोग पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, NAM। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा भी है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। अभी आज पढ़ेंगे 30 स्लाइड, फिर नेक्स्ट वाले में जो बचा रहेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रोग्राम आपका यही है, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1953, वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, 1999 पढ़े थे ना, तो वो मॉडिफाइड होते होते 1999 आया था। शुरुआत कब हुआ है, 1953 में। क्या नाम था उस समय, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, NMCP। ठीक, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल ऑफ मलेरिया इन द कंट्री वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द भोर कमेटी इन 1946
इट वॉज इंडोर्स बाई द प्लानिंग कमीशन इन 1951 to 55, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। द गुड रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इनकरेज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। ये जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो DDT वगैरह का छिड़काव किया गया तो मच्छर सब खत्म हो गए। जब मच्छर खत्म हो गए तो पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जब रिपोर्ट आया तो सरकार बहुत उत्साहित हुई कि मच्छर बहुत खत्म हो गए और मलेरिया के इंसिडेंस बहुत कम हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि होता है ना कि थोड़ा सा सफलता मिलती है तो फिर आदमी सोचता है और आगे जाएंगे। तो पहले क्या था, कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद इस प्रोग्राम को चेंज किया गया मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन में एकदम खत्म कर दिया जाएगा, वो रहेगा ही नहीं हमारे देश में। ठीक, तो इसकी सफलता के बाद ये इसको इनहेंस किया कि हम और मॉडिफाइड करेंगे और मच्छर एकदम खत्म ही कर देंगे, मलेरिया भी खत्म ही हो जाएगा साथ में। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम फिर 1958 में लॉन्च हुआ। उस समय क्या हुआ देखो, अच्छा लैपटॉप में सही दिखता है, यहाँ के कुछ चेंज हो जाता है, तो पढ़ते समय भी दिमाग लगाना पड़ता है। इनकरेज बाय द स्पेक्टिकुलर रिजल्ट ऑफ सक्सेस ऑफ NMCP, कंट्रोल प्रोग्राम की सक्सेस के बाद क्या हुआ, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरेडिकेट द डिजीज एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब वो लैपटॉप में 2 ही लाइन में लिखा है, यहाँ पे 4 लाइन हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया है, सब एक ही लाइन। ठीक है, कोई अपने तरफ से बनाया नहीं गया, वो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट है। क्या हुआ, बट इट वॉज कपल्ड विद द फियर दैट मलेरिया वेक्टर विल डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड, पब्लिक माइट नॉट कोऑपरेट टू फॉर DDT स्प्रेइंग एंड मलेरिया माइट स्प्रेड टू नॉन एंडेमिक एरिया। ठीक, weighing the pros and cons the situation, government of India decided in favor of eradication and launched the NMEP during the 1958। इस बात का ये था कि मे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, ऐसी मतलब एक्चुअल में अब इसमें लिखा तो जाता है लेकिन एक्चुअली क्या था कि उन लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगा कि उनको ये हटा ही देंगे, तो बाद में होता है ना जब प्रोग्राम बिगड़ जाता है लोग बोलते हैं ऐसा समझे थे, जानबूझ के किए थे, देख रहे थे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो वाली स्थिति हो गई। तो DDT स्प्रेइंग वगैरह सब हुआ और 1958 में क्या हुआ, इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ क्या एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या आया, इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्जेंस ऑफ द मलेरिया। रिसर्जेंस ऑफ द मलेरिया, मलेरिया का वापस आना। ठीक, जैसे वो डिक्लाइन हुआ था फिर क्या हुआ, रिसर्जेंस हुआ, यानी कि फिर से जीवित हो गया। क्या हुआ, फ्रॉम 1961 फोकल आउटब्रेक। फोकल आउटब्रेक मतलब कुछ खास एरिया में मलेरिया के केस तेजी से मिलना शुरू हुए। आउटब्रेक ऑफ मलेरिया बिगेन टू अकर्स एंड द एनुअल इंसिडेंस वेंट ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। 1961 के बाद क्या हुआ, वो बढ़ने लगा, मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे। बाय द 1965 द केसेस रिपोर्टेड वेयर 1 लाख, यानी जो पहले 50,000 केस थे अब लगभग 1 लाख केस आए। बाई 1971 यानी अगले 10 सालों में इट वाज 1.32 मिलियन। ठीक, इट स्टडी अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू एंड 1976 द टच द ऑल टाइम हाई 6.4 मिलियन केसेस विद 59 डेथ। यानी मलेरिया के केस जो जहां 50,000 थे वो बढ़ करके 6.5 लाख के ऊपर चले गए। ठीक, मलेरिया कम बैक विथ ग्रेटर फोर्स is that vector develop resistance against the DDT। ठीक, अब DDT का फुल फॉर्म तुम लोग पढ़ के आना केमिस्ट्री से। ठीक, याद है? हाँ, पढ़ के आना, एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा लेकिन केमिस्ट्री में आता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द DDT एंड पैरासाइट स्टार्टेड डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, मलेरिया की एक दवा थी। ठीक, अब जो क्या हुआ, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या किया, DDT मच्छर जो थे वो क्या किए, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। जो उसका वेक्टर था वो अब DDT से नहीं मर रहा था, जो मरे सो मरे, जो अगले पीढ़ी आई उनकी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग थी। और क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा थी उसके प्रति भी इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। इसलिए क्या हुआ कि अभी क्योर नहीं हो रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। तो इरेडिकेशन का जो सपना था हम लोगों का वह चकनाचूर हो गया और अभी भी मच्छर हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि और बीमारियां उन्होंने पाल ली है। डेंगू भी फैलाते हैं, फाइलेरिया भी फैलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें।
ये पूछ सकते हैं आपको, ये रिसर्जेंस ऑफ द मलेरिया से क्या आप समझते हैं और ये कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1961 के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। इसी को मलेरिया का जो रिसर्जेंस हुआ उसी को हम लोग रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया बोलते हैं, वापस वो पुनर्जीवित होने के कॉन्सेप्ट को। ठीक, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन ऑफ मलेरिया कंट्रोल फिर किया गया, और 1977 में फिर किया गया, उसको मॉडिफाइड किया गया। इन रिस्पॉन्स टू अलार्मिंग रिसर्जेंस ऑफ द मलेरिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट इवेल्युएशन कमेटी टू सजेस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी, यानी क्लोरोक्विन जो एक दवा थी वो भी खत्म हो गई हमारे पास, एक ही हथियार था, और डीडीटी स्प्रे कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। अब किया जाए, नई कमेटी बनी, उसने बोला कि रिवर्स द ट्रेंड ऑफ मलेरिया करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। द कमेटी सजेस्टेड ए चेंज ओवर फ्रॉम द इरेडिकेशन टू इफेक्टिव कंट्रोल। हमारा जो सपना था इरेडिकेशन का उसको पहले हटाइए, पहले इफेक्टिव कंट्रोल पे आइए, हम मलेरिया को कैसे कंट्रोल करें। इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मॉडिफाइड MPO, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन विथ इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल 1977। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम फिर से चेंज कर दिएगा किसमें, MPO, ठीक, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें स्कीम निकाला गया कि आखिर ये काम कैसे करेंगे, तो 1977 में आया है अर्बन मलेरिया स्कीम। ये देखा गया कि मलेरिया जो है, जो मच्छर हैं वो मच्छर गाँव में उतने कम है, शहरों में ज़्यादा हैं। क्यों? When urban malaria scheme was launched in 1971, it was realized that urban malaria was significant problem and vector breed largely in man-made container like overhead tank, यानी कि जो छतों पे टंकियों में पानी रहता उसमें, ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स जो छोटे छोटे सरोवर बना रखे हैं लोग, फूल पत्तियां लगा रखे हैं उसमें, वाटर कूलर वगैरह लगाते हैं वो, उसमें जो पानी रहता है उसमें उसके वेक्टर रहते हैं, फ्लावर वेसेस जो क्या बोलते हैं गमले वगैरह रहते हैं उसमें वो रहते हैं जो इसके वेक्टर हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है पानी वगैरह रहेगा, नमी रहेगा, तो अर्बन मलेरिया स्कीम लाया गया। इसीलिए आप लोग इसमें बहुत सारे कैंपेन देखते होंगे, आता होगा जैसे मलेरिया का सीजन आता है शुरू हो जाता है कि कूलर का पानी बदलिए और पानी कहीं इकट्ठा मत होने दीजिए, वो छत के ऊपर टायर रखा रहता है, टायर उठा के वो फेंकता है, डब्बे वगैरह फेंकते हुए, बरसात होगी पानी इकट्ठा होगा, इसमें और सारे मलेरिया के वेक्टर जो है उसमें रहेंगे। ठीक, तो ये आता है अर्बन मलेरिया स्कीम, इसके लिए बहुत सारे कैंपेन वगैरह चलाए गए कंट्रोल करने के लिए। ड्यूरिंग 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू चेंज द नॉमेनक्लेचर of the national program and renamed as National Malaria Action Program NMAP, ठीक, NMAP, under the 7 northeastern state and state like Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Rajasthan are selected in the country, and the anti-malaria activities were intensified, यानी ज़्यादा से ऐसे प्रोग्राम चला करके विथ एडिशनल इनपुट। इट वाज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम। तो क्या था, भारत सेंट्रल ने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया 1994 में कुछ खास स्टेट के लिए जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा मिल रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली एजुकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। ठीक, तो ऐसे अभी क्या है, कितना भी आप लगाइए ये सब जो है एंटी मलेरिया वगैरह, सारी एंटी मस्कीटो वगैरह आते हैं, रिप्लेटेंट वगैरह, कुछ काम नहीं करता। सबसे बेस्ट क्या होता है, बेड नेट ही होता है, मच्छरदानी लगाइए, सबसे बेस्ट। उसको प्रमोट भी करना चाहिए। गांव में लोग यूज करते हैं, शहरों में लोग यूज नहीं करते, और सबसे ज़्यादा केसेस मलेरिया के शहरों में मिलते हैं, गाँव में कम मिलते हैं। During the September 1997, Government of India launched the Enhanced Malaria Control Program EMCP with the support of World Bank on September 1997. ये हम लोग पढ़ रहे थे, Enhanced Malaria Control Project NMCP 1997 में लागू हुआ। तो कब से शुरू हुआ था और अभी भी इसी तरह से चल रहा है। अब फिर देखो रोल बैक मलेरिया क्या है। रोल बैक मलेरिया RBM इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप फाउंडेड इन 1998 बाय द WHO, UNDP, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये हुआ कि पूरे विश्व में हमें मलेरिया को, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, पूरे ये इन लोगों का प्रोग्राम है, WHO वगैरह का। उन्होंने बोला कि हम मलेरिया को, रोल बैक मतलब क्या है, मलेरिया को पीछे करना। पीछे क्या करेंगे, हाफ करने का था कि जितने केसेस होते हैं एनुअल उसको किसी तरह हाफ किया जाए। तो हाफ केसेस का मतलब क्या है कि आप उसको एजुकेट करके ही कर सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग से कर सकते हैं। ठीक,
Intensified Malaria Control Project IMCP was launched in July 2005 by the Government of India. The IMCP is implemented in the northeastern and the Odisha state of the India. तो जनरली ज़्यादा जगहों पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन जहाँ बरसात ज़्यादा होगी, जहाँ पे नमी ज़्यादा रहता है, जहाँ पे पुअर हाइजीन रहेगा, वहाँ पे जहाँ जंगल वगैरह ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मलेरिया के वेक्टर होने यानी मच्छर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वो बीमारियाँ फैलेंगी। तो जैसे ऐसे वो जैसे क्या होता है ना, मलेरिया में क्या है, एक मलेरिया का भी केस मिलता है तो ये पैथोलॉजी का या डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फॉर्म करे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे मलेरिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, HIV के लिए जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही डायग्नोस होता है तुरंत अब इन्फॉर्म करिए, ताकि हमें पता चले कहाँ से मलेरिया का केस आया है। तो हम पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे, DDT का स्प्रेइंग करेंगे, फॉगिंग कराएंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक, अभी देखो क्या चल रहा है, ड्रग पॉलिसी चेंज हुई है, तो बहुत सारी दवाइयाँ मलेरिया की आ गई हैं। पहले वही क्लोरोक्विन ही चलता था। 2010 के बाद देख लो, नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1982 एंड हैज सब्सिक्वेंटली बीन रिसीव्ड एंड रिवाइज पीरियडिकली। तो जैसे जैसे नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको रिवाइज कर रहे हैं। पहले क्या था, मलेरिया की दवा बहुत कड़वी होती थी, किसी तरह लोग खाते थे, फीवर आ जाता था खाने के दौरान ही सबको। अभी क्या है कि वो जैसे प्राइमाक्विन वगैरह आते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, 3 इंजेक्शन लगवाने हैं या फिर टैबलेट भी खाना, तो 3 दिन में ही खा के ख़त्म कर देना, यानी कोर्स जैसा बना दिया गया। ठीक, और इसमें क्या किया गया, रेडिकल ट्रीटमेंट भी चलाया जाता है, यानी एक जगह पे एक केस मिल गया है तो वहाँ आसपास के जितने रहने वाले लोग हैं सबको मलेरिया की दवा दे दी जाए। इसका वेट किए बिना कि उनको सिम्टम आएगा, उसके पहले ही हम क्या करते हैं, दवा स्टार्ट कर देते हैं। The present policy of 2010 has been drafted keeping in view the availability of more effective anti-malaria drug and drug resistant state in the country। तो हमें देखना है कौन सी दवाइयाँ कहाँ पे रजिस्टर कर गई हैं और कौन ज़्यादा इफेक्टिव दवा हम कौन सी दे सकते हैं। कुछ दवाइयों के नाम है, देख लो, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर के इंजेक्शन आते हैं, आर्टिसुनेट के इंजेक्शन आते हैं, ई-मॉल वगैरह करके, फेल्सियागो करके वही इंजेक्शन आजकल लगाए जाते हैं। 120 mg का आता है, 60 mg का आता है, तो या तो 120 सिंगल डोज है, या तो एक बार में एक दे दीजिए या 60-60 करके 2 बार दीजिए, 3 दिन तक देना रहता है। ठीक, तो अब तो कोर्स जैसा हो गया है, मलेरिया सस्पेक्ट हुआ, पॉजिटिव आया, वाइवेक्स वगैरह कुछ भी है, तुरंत आप स्टार्ट करिए। आर्टिमीथर, आर्टीथर, क्विनेन, मेफ्लाक्विन, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ड्रग यूज टू ट्रीट द मलेरिया। ठीक है, ये आपका मलेरिया प्रोग्राम था। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम यही है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, सबसे बड़ा प्रोग्राम यही है। उसके बाद क्या है, फाइलेरिया है। और फाइलेरिया देखो, नेशनल फाइलेरिया प्रोग्राम, ये बहुत कई बार का पूछा हुआ है। नेशनल फाइलेरिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1955 में। ठीक, टू कंट्रोल द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन द एंडेमिक स्टेट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे पाए जा रहे थे वहाँ पे हमको देखना है। और ये क्या है, ये लिम्फेटिक फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है, लिम्फेटिक्स का बीमारी होती है, यानी लिम्फ ग्लैंड की बीमारी होती है, हाथी पाँव जिसको बोलते हो, पाँव सूज जाता है। ठीक, तो वो देखा होगा आपने, 1-2 केस गांव वगैरह में होंगे, अभी तो नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अभी दवाइयाँ आ गई हैं, इसका टाइम लोग दवा खा लेते हैं, सही हो जाता है। पहले दवाइयाँ नहीं थी तो क्या होता था, इस तरह की बीमारियाँ, हाथी पाँव जिसको बोलते थे। कंडक्टिंग एनुअल सिंगल डोज मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेनिंग यूजिंग डाइथाइल कार्बामेजिन, डेक इसको बोलते हैं। ठीक, डाइथाइल कार्बामेजिन, ये क्या हुआ, साल में एक बार सबको देना है, साल में एक बार कैंपेन चला के सबको देना, उस एरिया में सभी को देना है। और डाइथाइल कार्बामेजिन के साथ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, क्या है, अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जोड़ देंगे तो ये क्या है, ये भी एंटी हेलमिंथिक होता है। ठीक, तो ये दोनों साथ में दे सकते हैं, या फिर डाइथाइल कार्बामेजिन था वो दिया है कैंप चला करके। ड्यूरिंग 1978 the program was merged with the urban malaria scheme for maximum utilization of the sources। बाद इस प्रोग्राम को किसमें मर्ज कर दिया गया, मलेरिया में। क्यों, ये भी मच्छर से होता है, वो भी मच्छर से होता है, तो जब दोनों का एक ही प्रोग्राम है तो अलग अलग प्रोग्राम चलाने का वेक्टर तो एक ही है, मच्छर मारना है। ठीक, और मच्छर को हटाने के लिए क्या करना है, वो सारा दिया था। अर्बन स्कीम में क्या दिया था, वाश जो है तुम्हारा, टायर है, कूलर है, पॉट है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको पानी नहीं जमा होने देना है। ठीक, तो फाइलेरिया वाला ये स्थिति थी। एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस देख लो, एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस फ्रॉम इंडिया बाय
द ईयर 2015 वाज सेट एज अ गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में जो पॉलिसी आई थी उसका क्या लक्ष्य था कि 2015 तक हम ये फाइलेरिया को ख़त्म कर देंगे। ठीक, वो हेट्राजान करके टैबलेट आता है, वो 21 दिन का कोर्स होता है, वही सब लोग को खिलाया जाता है आजकल। इट वॉज रिजॉल्व इन द नेशनल वर्कशॉप हेल्ड ऑन द जनवरी 2004 इन न्यू दिल्ली टू अंडरटेक MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डेक का क्या हुआ, डाइथाइल कार्बामेजिन का हमने मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक, इन ऑल द नोन 202 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, जो 202 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आए थे जहां मलेरिया का केस मिला था, वहां हमने क्या किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक, बच्चों को छोड़ करके सभी बड़ों को देना था। हाँ ठीक है। टू अचीव द गोल WHO टारगेट ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलियासिस बाय 2020। ठीक, 2020 तक WHO का रिकमेंडेशन था कि हम इसको खत्म करेंगे पूरे वर्ल्ड से, और भारत सरकार ने 2015 का रखा था। आप देखो बस इतना ही है फाइलेरिया, याद रहेगा। बस कब लॉन्च हुआ था, 1955 में लॉन्च हुआ था, बाद में इसको नेशनल मलेरिया स्कीम में ऐड कर दिया गया है। और कौन सी दवा इसमें देते हैं, डाइथाइल कार्बामेजिन देते हैं। ये दवा याद रखना, डेक, डाइथाइल कार्बामेजिन, डाइथाइल कार्बामेजिन। ठीक, अब आता है नेशनल काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। ये पढ़ लो। वैसे मैंने स्टाफ वाला लिखा है, जहां पे स्टाफ आएगा वहां थैंक्स आ जाएगा ऑलरेडी, लेकिन एकदम लास्ट में नहीं है, बीच में है, देख लेता हूँ। NKCP वाज लॉन्च्ड इन 1990। 1990 में क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ। काला आजार इज करेंटली इंडेमिक इन स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। इन 4 स्टेट में क्या है, इंडेमिक। इंडेमिक मतलब क्या होता है, इन्हीं जगहों पे वो पाया जाता है, एक लोकलाइज एरिया में। द स्ट्रेटेजी ऑफ काला आजार कंट्रोल, क्या करेंगे, कंट्रोल। इसका वेक्टर क्या है काला आजार का, सैंड फ्लाई। याद क्या रखना है, सैंड फ्लाई याद होना चाहिए। काला आजार किससे फैलता है, सैंड फ्लाई से। अंडरटेकिंग इंडोर रेजिडेंशियल इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग, यानी इंसेक्टिसाइडल आप डालिए, स्प्रेइंग करिए ट्वाइस, साल भर में 2 बार। अर्ली केस डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, केस को जल्दी से आप क्या करिए, डायग्नोस करिए और जल्दी उसका ट्रीटमेंट करिए। IEC होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी कैंपेन चलाएंगे तो क्या करें, इंफॉर्मेशन, एजुकेट करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। तो IEC कैंपेन, सभी जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं इन जनरली वो क्या कहलाते हैं, IEC कैंपेन कहलाते हैं। ठीक, फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इनकरेज बाय द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम अच्छा चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेजिंग एलिमिनेशन ऑफ द काला आजार बाय द ईयर ऑफ 2010। 2010 तक प्लान बना कि काला आजार खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ से, 4 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। जितनी बीमारियां कम्युनिकेबल हैं, अगर पूछ दे कि इंडेमिक कहाँ है, आंख बंद करके 4 स्टेट का नाम लिख दो। दुनिया में बीमारी ठीक हो जाए यहाँ पे बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, एजुकेशन लो है, इकोनॉमिक स्टेटस खराब है, बीमार होने पे भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, आंख बंद करके 4 लिख दो। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी मेडिसिन ना, तो वहाँ पूछा जाता है, तो ऐसे ही लिखना है, बिहार, बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश। और जब पूछेगा वर्ल्ड वाइज तो लिखोगे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ऐसे लिखोगे। सब बीमारी यही है। ठीक है, सैंड फ्लाई याद करके रखना। आगे देखो, वो हो गया, उतना ही है, याद रहेगा। सैंड फ्लाई याद रखना है। काला आजार प्रोग्राम में 1990 में लॉन्च हुआ था और एलिमिनेशन का प्रोग्राम 2010 में लॉन्च हुआ। ये नहीं पूछा जाएगा, जनरली ये पूछा जाएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1990, NKCP। ठीक, अब देखो जैपनीज इंसेफेलाइटिस। जैपनीज इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार भी इसको बोलते हैं, और छोटे बच्चों में होता है ये। और ये गोरखपुर का जो बेल्ट है, हर साल सुनने को आता था, अभी 2 साल से नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अच्छी कैंपेनिंग हुई है, अच्छे से एजुकेट किया गया है और अच्छे से सर्विलेंस किया जा रहा है। तो देखो क्या है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज द एंडेमिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, केरला एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर वाला बेल्ट जो बिहार से लगा हुआ है,
द ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्रोल ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या है? अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रोमोट मैनेजमेंट। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वो, इसका क्या है? वेक्टर है। सेंटिनल सर्विलेंस इंक्लूडिंग क्लिनिकल सर्विलेंस ऑफ द सस्पेक्टेड केसेस। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है? गांव में किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देना कि कुछ भी ऐसा कोई केस लगे, बच्चों को बुखार आ रहा है बहुत तेजी से, तुरंत आप सूचना देंगे। ये क्या हो गया? एक वॉलंटियर हमने बना लिया, तो उस तरह से काम करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, जिन गाँव में बार बार आ रहा है तो वो तुरंत हाई रिस्क में चले जाते हैं, वहाँ के सारे बच्चों की जाँच करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड स्टैंडर्ड इंडिजिनस वैक्सीन। IEC कैंपेन वही है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC कैंपेन फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ताकि कम्युनिटी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों। टू डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल इंटरमीडिएट प्रोग्राम मॉनिटर्स द कंट्रोल एक्टिविटी। अब इस तरह के प्रोग्राम क्या है? ये सब भी मॉस्किटो ही है, तो जाहिर सी बात है नेशनल जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या इसका नाम क्या है? NJECP, नेशनल जैपनीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल डेंगू फीवर या डेंगू हीमोरेजिक कंट्रोल प्रोग्राम, ये शुरुआत के 5 प्रोग्राम है जो मच्छर से होने वाले हैं, वही है। क्या लिखा है? सिंस 1996 एन एपिडेमिक ऑफ डेंगू फीवर आर रिपोर्टेड इन द दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले क्या हुआ? बहुत तेजी से फैला। सिंस देन एपिडेमिक्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। द टेक्निकल असेसमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू, एक सिंपल डेंगू होता है कि डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है, ठीक। आउटब्रेक इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ NAMP। NAMP क्या है? वही मलेरिया कंट्रोल वाला जो प्रोग्राम का जो मिनिस्ट्री है उसी के थ्रू ये होना है, NICD दिल्ली, ठीक। देन आता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? Initially, the program for the leprosy control was launched in National Leprosy Control Program during the 1955। इसी समय एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कौन सा? फाइलेरिया वाला, ये सब याद रखा। ये जो सेंट्रली एडेड प्रोग्राम यानी सेंटर से स्पॉन्सर प्रोग्राम था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक द इन्फेक्शियस केसेस नॉन इन्फेक्शियस आर टू अरेस्ट द ट्रांसमिशन, ठीक। जो जिनमें इसके जीवाणु हैं उसको हमको कंट्रोल करना है, नॉन इन्फेक्शियस बनाना है। टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को क्या करना है? हमको रिड्यूस करना है। बताइए, चले जाइए। टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड वेयर टू डिटेक्ट केस ऑफ लेप्रोसी अर्ली एंड प्रोवाइड द ट्रीटमेंट विद सल्फोन मोनोथेरेपी। सल्फोन मोनोथेरेपी ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक, मलेरिया का। अरे क्या नाम है? लेप्रोसी के लिए। बाद में क्या हुआ? ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, फिर हमने क्या किया? इसको मल्टी ड्रग थेरेपी पे हम इसको कन्वर्ट किए। तो एक ऐड आता था, उसमें आप लोग देखते होंगे, अमिताभ बच्चन का ऐड आता था, MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ, MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ। नेशनल न्यूज पे आता था अवेयरनेस के लिए, चलो यूट्यूब पे देख लेना। हाँ, ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम, इनको तो देखा करो कम से कम। ऐड आता था, प्रचार आता था। हाँ, अरे अभी भी मिल जाएगा। तो क्या आता था? मल्टी ड्रग थेरेपी आ गया। डेप्सोन के साथ हमने और भी चीज़ें ऐड कर दी जिससे और रिजल्ट अच्छा हो गया। कुष्ठ को लोग पहले लेप्रोसी को बहुत बुरा मानते थे, पिछले जन्म का कर्म होगा, ये होगा, ऐसा वैसा जो मानते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, उसका इलाज मौजूद है, ठीक। नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम देखो, इवेंचुअली ब्रेक थ्रू वाज अचीव्ड इन 1981 व्हेन द WHO रिकमेंडेड द यूज ऑफ कंबाइंड कीमोथेरेपेटिक रेजिम। पहले सल्फोना दे रहे थे, अब क्या हुआ? हमारे पास क्या आ गया? मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्विच ओवर प्लान NLCP टू नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन। कंट्रोल से हम आ गए इरेडिकेशन वाले पे ड्यूरिंग 1983 विथ अ गोल टू इरेडिकेट लेप्रोसी फ्रॉम द इंडिया बाय 2080। 2000 तक हमको लेप्रोसी पूरा खत्म करना है, उसके लिए ऐड चलते थे। तो हो सकता है मैंने अपने बचपन में देखा हो, ठीक है, आया होगा ऐसा पूरा आता था, अभी भी मुझे याद है। उसमें होता था कि अमिताभ बच्चन आता था और एक पेशेंट रहता था, वो डरता है कि मुझे तो कुष्ठ हो गया है, तो उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में
कि ये लो, और एक पत्ता आता था दवाइयों का कि एमडीटी खाओ और कुष्ठ मिटाओ। अब ये लाइलाज नहीं रहा, ऐसा करके ऐड आता था। खैर कोई बात नहीं। एट द आउटसेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ NLEP वाज, बस 5-10 मिनट खत्म हो जाएगा। At the outset of the objective of NLEP was achieve elimination of leprosy in the country by the year of 2000 by reducing the case load of the disease 1 or less than 10,000। यानी 10-10,000 पॉपुलेशन पे या तो 0 केस था या इक्का दुक्का थे, 1 केस था। ठीक, विद द फॉलोइंग स्टडी इंटेंसिफाइड द अर्ली केस डिटेक्शन बाय द पॉपुलेशन सर्वे, स्कूल सर्वे, कॉन्टैक्ट सर्वे। तो पॉपुलेशन सर्वे हमने एक इलाका किया, हमने वहाँ पे पूरा देख लिया कि नंबरनेस नहीं है, उसके जो सिम्टम होते हैं उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। स्कूल सर्वे, स्कूल में गए बच्चों को देख लिया वहाँ पे। कॉन्टैक्ट सर्वे, एक केस मिल गया हमको, अब हमने पूछा आप किससे किससे मिले हैं, आप कौन कौन आपके कॉन्टैक्ट में रहा है, उन सभी लोगों का हमने क्या क्या सर्वे किया, उनका जांच कर लिया, उनका सर्विलेंस पर देख लिया कि जैसे सिम्टम आएंगे या न भी सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट हुआ इसलिए हमने उसको एक तरीके से रेडिकल थेरेपी कर दी, ऐसे ही दवा चला दी। हेल्थ एजुकेशन, मल्टी ड्रग थेरेपी देना है एमडीटी, और हेल्थ एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। रिहेबिलिटेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उंगलियां कट के गिर जाती हैं, अब काम तो कर नहीं पाएगा जो पहले काम कर सकता था। तो पहला पिछले कुछ लेक्चर हुए तो मैं रिहैब के बारे में मैं बताया था, तो क्या है उसे रिहेबिलिट करना है, अपनी वो किसी तरह यूजफुल हो पाए, ये बेसिक चीज़ हुआ। अब देखो मल्टी बेसिल लेप्रोसी के 2-3 प्रकार होते हैं। मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, इंटेंसिव फेज, ट्रीटमेंट कैसे करते हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जान लो कि मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब क्या था। भाई मल्टी ड्रग मतलब कई दवाइयाँ, तो क्या दे रहे थे, डेप्सोन तो पहले से था, डेप्सोन तो पहले से था ना। हमने क्या किया उसमें, शुरुआत में 14 दिन तक क्या देंगे, रिफाम्सिन 600 मिलीग्राम देंगे डेली, और क्लोफामिजीमिन देंगे 300 मिलीग्राम डेली। सुपरवाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी की देख रेख में देंगे, यानी जो हेल्थ वर्कर होगा उसकी देख रेख में दिया जाएगा, यानी आप खाएं नहीं खाएं पता नहीं क्या है, तो हमारी देख रेख में आप खाएंगे। फिर कंटिन्यूअस फेज लास्टिंग फॉर 2 और मोर ईयर, 14 दिन इसको खाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफाम्सिन 600 मिलीग्राम रहेगा, महीने में 1 बार खाना है। क्लोजाफिन जो है 50 मिलीग्राम डेली रहेगा, और 300 मिलीग्राम क्या होगा, सुपरवाइज्ड होगा, यानी महीने में 1 बार हेल्थ वर्कर के सामने, और डेप्सोन 100 मिलीग्राम आपको डेली खाना है। तो यही क्या कहलाता था आपका एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी या मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक, अब ये तो नहीं है पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं डेप्सोन किसका ड्रग ऑफ चॉइस, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं एमडीटी किसके लिए रिकमेंडेड है, तो ठीक है लेप्रोसी के लिए रिकमेंडेड है। मॉडिफाइड क्या किया गया, कुछ चीज़ें इसमें बदलाव की गई, और बस खत्म होने वाला, हाँ बस कर लास्ट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा बता रहा हूँ तो देखो लास्ट है भाई, लास्ट है। मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन क्या है, MLEC। NLEC वाज appraised by the 1997 and observed that even though there was good progress at national level, it was uneven in some state। यानी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ जगहों से केस लगातार मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, द मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट रिजिम फॉर लेप्रोसी वाज मॉडिफाइड अंडर द एलिमिनेशन कैंपेन विथ इफेक्टिव नवंबर 1997 रिकमेंडेड बाय द WHO। लेप्रोसी एलिमिनेशन एडवाइजरी गुड, ठीक है कोई मतलब नहीं आपके लिए, बस इतना याद रखना कि NLEC अभी क्या चल रहा है, रेडिकेशन प्रोग्राम ही चला रहे हैं, तो केस जैसे ही मिलेगा एमडीटी चलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक, देखो थैंक यू। पार्ट 2 है, एक लेक्चर और होगा, अब तब जाके ये कंप्लीट होगा। हाँ टेस्ट में आएगा, हाँ आएगा, नहीं तो हम उसी तरह से बना के देंगे ना आपको, क्वेश्चन उतना कठिन नहीं आएगा।